अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है तारिक फ़तेह साहब ने और आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे जो श्रीलंका में जो सिचुएशन आजकल देखने में आ रही है, उसके लिए बार-बार ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी उसी तरफ जा रहा है क्योंकि चाइना से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा लोन उठा रखा है। लेकिन साथ हम देखते हैं कि भारत में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और भारत ने अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतर किया है। तो वो ये कैसे कर पाया और पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका वाली सिचुएशन से कैसे बच सकता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो पड़ोसी मुल्क है एंड यकीन नहीं आता कई दफ़ा क्योंकि ये जनूबी एशिया के मुल्कों में श्रीलंका वाज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन और बड़ी सुख वो सिविल वॉर उनकी होती थी शुमाल मशरिक में तामिल्स और सिन्हलीज की, लेकिन इट वाज ऑलवेज अ कंट्री जहाँ लोग घूमने जाया करते थे और लिटरेसी हाई रेट था, हेल्थ ठीक, सबकी ठीक। ये इसमें जो हुआ है वो हर उस मुल्क का हो रहा है जहाँ चाइना की इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि चाइनीज लिबरली इन्वेस्ट करके बिल्कुल जिस तरह आपका घर का मकान मॉर्गेज नहीं दे रहे हो तो बैंक कब्जा कर लेती है, या पाकिस्तान में पता नहीं क्या सिस्टम है, उसी तरह कई मुल्कों का हशर हुआ इसमें जनूबी अमेरिका में पेरू के साथ ये हुआ, फिर यहाँ ईस्ट अफ्रीका के अंदर कुछ इथियोपिया और एरिट्रिया के अंदर कुछ चाइनीज ने चालाकी की है। और होता ही है कि वो फुल ढील से अपना मनी लेंड करते हैं और वो रेशियो वापस देने का जो है वो कंज्यूमिंग कंट्री के पास नहीं बचता, तो इतने रेवेन्यूज नहीं होते हैं कि वो उसको करें। और एंड इन दी फॉल बैक आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है उनसे निगोशिएट करने के लिए। लेकिन ये जो हुक्मरां क्लास है ये उसको तो एहसास नहीं होता है ना कि परेशानी है, चाहे वो आपके प्राइम मिनिस्टर का कौन सा पहाड़ी पे घर था, बनी गाला हो, या ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट का पैलेस आपने देखा होगा कि एक शख्स के लिए कितना बड़ा स्विमिंग पूल, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे। तो इट इज व्हेन पॉपुलेशन गेट्स डिस्कनेक्टेड या द रूलर गेट्स डिस्कनेक्टेड, क्योंकि इजी मनी आता है वो चाइना से आ जाता है, एंड देन दे स्टार्ट कलेक्टिंग द ड्यूज, उधार तो वापस लेंगे ना। और वो उन्होंने किया है 2-4 मुल्कों में, एंड श्रीलंका इज द प्राइम एग्जांपल कि एक फैमिली रूल कर रही है और जो उसके रेवेन्यूज हैं वो घटते चले जा रहे हैं। आप जितना आपको पैसा चाहिए वो चीन से मिल जाता है, एंड देन दे फाइनली क्लोज शॉप, कहते हैं अच्छा भी पैसा वापस देने की बात करो, फिर खत्म। फिर आप भागते हैं आईएमएफ क्या, यूनाइटेड स्टेट्स से ही पैसा है ना, the main funding comes into the International Monetary Fund from the United States. आप उनके पीछे भागते हैं, वो फिर आप पे अपना इम्पोज करते हैं इकोनॉमिक मॉडल। तो ये जो आपने सवाल किया कि हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता, वो क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अपनी इकोनॉमी जितनी चादर है उतनी उन्होंने पाँव फैलाए हैं। जब वाजपेयी साहब ने उनके बाद इकोनॉमी वो लिबरलाइज हुई तो वो भी स्टेजेस में हुई कि कितना अब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग जिसमें करप्शन कम हो, पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट की जाएं जो आप आम आदमी का सोच के करें, चाहे वो राजीव गांधी की गवर्नमेंट हो या आपके वाजपेयी साहब की हो या मनमोहन सिंह की हो या आजकल मोदी, इन सब का हिंदुस्तान का ये एडवांटेज है। वहाँ आपस में तो उनको चलता रहता है झगड़ा कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जहन में अपनी धरती पहले होती है, दे लुक एट द इंडियन इंटरेस्ट फर्स्ट। हमारे यहाँ आप देखिए कि गरीब का पैसा जो है वो रेवेन्यू ओवरसीज पाकिस्तानी से कमा रहे हैं और अमीर का पैसा आउटफ्लो में है। कोई भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिसने
who has some money, جس نے پیسہ ٹرانسفر کر کے اپنے ایسٹس یہاں تک کہ یہاں سے سرمایہ داروں نے بنگلہ دیش میں انویسٹ کر دی ہیں, اپنی فیکٹریز ٹرانسفر وہاں کر دی. تو when you do not have نیشنل انٹرسٹ ان مائنڈ, تو آپ کا ہر انٹرپرینور جو ہے یا تو ایک سوشلسٹ گورنمنٹ ہو جس میں آٹے کی مل سے لے کے اسکول اور ہر چیز اسٹیٹ چلا رہی ہو, اس کے الگ چیلنجز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک کنٹری سروائیو کر سکتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی کرپشن ہو جائے تو وینیزویلا کی طرح کرپس کر جاتی چیز. کرپشن نہ ہو سویڈن جیسا سوشلسٹ ملک ہوتا ہے. سارا مسئلہ ہے کہ if you have nothing to produce or value, how will you, آپ کا جو یہ کاسٹ ہے ٹو رن گورنمنٹ, آپ کچھ بیچیں گے تو کمائیں گے نا. آپ اگر سبزی کی دکان میں سبزی نہ ہو تو آپ کی دکان پہ وہ ٹافی سویٹ لینے والا بھی کوئی نہیں آتا جو مرتبان میں سامنے رکھے ہوتے. یو ہیو ٹو ڈرا اٹریکشن ٹورڈز یور مین پروڈکٹس. ہاں, اب آپ انڈیا میں بھی دیکھیے, بڑی حیرانگی کی بات ہے, انڈیا کی ساری دال جو ہے مسور کی, یہ کالا مسر, یہ سارا کینیڈا سے آ رہا ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ زمین کی پہ پروڈکٹیوٹی یعنی دال پیدا کرنے میں ہے, یا دال اگر باہر سے آ سکتی ہے ایٹ اے لوور کاسٹ تو وہ نہ کریں. سو ان سم ویز انڈیا از اے پلانڈ اکانومی. شروع میں اب لبرلائز ہوئی ہے, اس میں انویسٹمنٹ بھی آ رہا ہے, اینڈ بے تحاشا غربت کا جو آپ پہلے ہمارے ذہن میں ہوتا تھا وہ اب نہیں نظر آتا کہ بچے ننگے گھوم رہے ہیں. یہ سب انڈیا ہیز چینج ڈرامیٹکلی. ہم جو ماڈل یوز کر رہے ہیں جو سری لنکا نے کیا, اس میں ہمارا برا حشر مجھے نظر آتا ہے کیونکہ وہاں پر ریونیوز نہیں ہے. دیکھیے, جب ڈاگ فوڈ امپورٹ ہوتا ہو پاکستان میں, آپ سوچئے کہ جس ملک میں پچھلے 1000 سال سے کتے چھچڑے کھا کے جی رہے تھے, وہاں آج کل پیسے والے ہمارا فلانا اسپینیل ہے, یہ ہے, تو وہ ڈاگ فوڈ امپورٹ ہوتا ہے اینڈ اٹ از الاؤڈ ٹو کم ان. ایک زمانے میں تو وی سی آر بھی لے کے آنا, یو ہیڈ ٹو پے ڈیوٹی, تو اسمگلنگ ہوتی تھی, کسٹم والا بناتا تھا, لیکن گورنمنٹ کے پاس کچھ ریونیو کا سلسلہ تھا. اب آپ ہی بتا رہی ہیں کہ آپ کسی نے ساڑی بھیجی تو 33,000 روپے اس پہ, تو اب ہوش آیا, اگر عقل ہوتی تو 100 روپے ڈیوٹی لگ جاتی, 200, 1000 لگ جاتی. لیکن پچھلے 20-25 سال میں منی آؤٹ فلو اندر باہر آسانی سے ہے, تو روپی کی ویلیو آپ دیکھیے کہ ایک زمانے میں 4.5 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. جب میں 78 میں گیا ہوں, پاکستان چھوڑا میں نے, تو اٹ واز اباؤٹ 11 روپیز. آپ صرف یہ سوچئے کہ آپ کی جو وہ ہے ایسٹس ہیں ان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے. اینڈ سو اف یو ایک جیسے ڈپازٹس ہوتے ہیں نا انٹرسٹ بیئرنگ, ان کی ویلیو اگر 50,000 آپ نے رکھے کہ بھائی اس میں صرف مجھے انٹرسٹ دینا, اور وہ اس کی ویلیو ہو جائے 5,000, تو کتنا انٹرسٹ آپ کو ملے گا اس سے. تو اچھا, گیہوں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, جوٹ ایکسپورٹ کرتے تھے, کاٹن بھی کرتے تھے, یہ اس کی ایکسپورٹس ختم ہو گئی. آپ کی سارٹ آف فائنینشیل پلاننگ جب فوجوں کے ہاتھ میں ہو جائے یا بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہو جائے, اور ایگریکلچر جو آپ کا بیس تھا اس پہ آپ انویسٹ نہ کریں, تو حشر تو ایسا ہوگا نا کہ your revenues will start dropping, and if you don't have income coming in, تو آپ خرید کیا پائیں گے. ہر پیسے والے کا پیسہ باہر جا رہا ہے, اور جتنا پیسہ اندر آ رہا ہے جو ریمیٹنسز سے آ رہا ہے, اور کہاں سے آ رہا ہے پاکستان کا فارن ایکسچینج, وہ خرچ ہو رہا ہے غریبوں کی فیملیوں کو. ایک شخص جو باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ کو 2-3 فیملیوں کو تو سپورٹ کرتا ہے, بھائی بہن کو بھی کر لیتا ہے, ماں باپ کو بھی کر لیتا ہے, اینڈ پیپل ویٹ فار دیٹ ریمیٹنس ٹو کم. وہ اپنے ملک کو تھوڑی بھیج رہا ہے, وہ اپنی فیملی کو بھیج رہے ہیں لوگ. اینڈ دیر آر کوائٹ اے فیو پاکستانیز. سری لنکا کا مسئلہ یہ کہ دیر ریونیوز بیسکلی رین آؤٹ, اور تھوڑی سی ماشاء اللہ کرپشن ہو, اوپر ایک ہی فیملی رول کر رہی ہو, تو وہ تو دبئی کے اندر جا کے کسی کا بھی پیسہ کسی میں بھی چینج ہو سکتا ہے. اینڈ یو کین
لیکن سر شروع سے تو ایسی اکانومی نہیں تھی پاکستان کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شروع میں بہتر تھی اور پھر یہ خراب ہوتی ہی چلی گئی؟ تو کون ذمہ دار ہے؟ کہاں سے شروع ہوا یہ جسے کہنا چاہیے یہ تباہی کی طرف جانے کا راستہ ان کا؟ دیکھیے، ایک تو آئیڈیالوجیکل بیس پہ بھٹو صاحب نے آٹے کی ملیں نیشنلائز کر دی. اب آٹے کی مل کو نیشنلائز کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ بیوروکریسی بڑھائیں گے نا. ایک مزدور کسان اتحاد یہ سب. unless you deal with problems in a practical way, not in an ideological way, you will have a problem. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کے زمانے میں ورکنگ ویجز بھی، ٹیچرز کی ویجز جو 300-400 ہوتی تھی وہ 1200. اب تو عجیب لگتا ہوگا، لیکن when teachers started getting 1200 rupees a month, I remember ہم ٹی وی میں پروڈیوسر تھے، ہماری تنخواہ 700 روپے مہینہ تھی. I'm serious. At the end you were not left with any money. But کیونکہ انکمز کم تھیں تو اسی حساب سے کاسٹ آف گڈس بھی کم تھا. یہ we never managed our economy with Pakistan in our mind. ہمارے جو اکانومسٹ بھی باہر سے آئے وہ ٹیمپرری رہنے آتے ہیں، ان کو دل میں ہوتا ہے کہ یار ملک کی کچھ کر دیں، تو وہ آ کے کچھ 2-4 سجیشن دے کے بھاگتے ہیں نا واپس. اپنا گرین کارڈ یا امریکن سٹیزن شپ تو نہیں ابینڈن کرتے، تو کرتا ہی نہیں ہے. سو وی ہیو لٹل انڈرسٹینڈنگ آف آر اکنامک سچویشن. آپ دیکھیے بلوچستان اگر سمجھداری سے اور ان کی تھوڑی عزت سے ان کے ساتھ رہتے تو یہ جو کانٹریکٹ سائن کیے ہیں کینیڈین کمپنی سے گولڈ اور اس پہ you could have done a much better job. لیکن جو نیگوسیشن کرنے والا شخص ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ سینڈک کی بائنز کے بارے میں کینیڈین کمپنی نے زیادہ ریسرچ کی بھی بنسبت پاکستانی جو آتھرائز کر رہا ہے ڈیلز کو. تو آپ بیچ دیں اپنے ملک کو سستے میں، یو ہیو نو آئیڈیا کہ اس کی فیوچر کی ریونیوز کہاں سے آئیں گی. تو پھر ایک ہی طریقہ رہے گا کہ پیسے والے کے کتے کے کھانے آ رہے ہیں بیلجیم سے اور باقی لوگ بیٹھے ہوئے کسٹمز میں. ٹھیک ہے تھوڑی کرپشن تھی لیکن کچھ تو ریونیو جاتا تھا نا ہر کوئی آتے ہوئے. میری امی نے حج کرنے کے بعد بھی اپنا کلر ٹی وی جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ڈبے میں ڈلوا دیا تھا. ارے چھوڑو، میں نے کہا حج کر کے جا رہی، یہ نہ کریں، لیکن کوئی تو ٹیکس پے کرنے کی بات ہوتی نا. یہاں ایوری باڈی حاجی بھی چوری کر رہے ہیں. چھوڑو نا، تو میری امی تھی کہیں سنیں گی کہیں سے تو 2-3 تھپڑ پڑیں گے مجھے. لیکن دس واز نارمل. حج کے دوران بھی ہم لوگ وہ جو صفا مروہ کے دوڑنے کے بیچ میں بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ٹمیکس لے جاؤ تے اور چھوٹا ہوندا ان چھپا دینا کپڑیاں دے وچ تھانہ وچ پا دیو. خدا کے واسطے. سو but now you liberalize the economy based on IMF standards and you have run out of revenue. پھر ہر ایک کی جاب، ہر شخص کو چاہیے گورنمنٹ کی پرماننٹ جاب. آپ کے ہاں یہ حالت ہے، میں نے ایک ایسٹیمیٹ دیکھا کہ کوئی 1.5 لاکھ آدمیوں کو آپ فائر کر دیں اگر گورنمنٹ جاب سے، there will be no effect. But you are paying those salaries, right? And you do not have revenues. تو کیا کریں گے آپ؟ کیسے چلائیں گے ملک کو؟ کہ لیکن سر میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو مجھے تو خیر بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں جو ٹیکس مجھ سے لیا جا رہا ہے. یا کیونکہ اس میں ایک ساڑی ہے، ایک تھوڑی سی وہ بندیز وغیرہ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو 5-10 رکھی ہے، 5-5 روپے کی ملتی ہے وہاں پہ انڈیا میں، وہ رکھی ہے. ایک بک ہے جو کرنل دانویر نے لکھی ہے اور وہ میں نے انصاف سے کہا تھا کہ وہ آپ کو کہیں سے مل جائے تو بک مجھے بھیجیے گا، میں پڑھنا چاہ رہی ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے وہ 500 کی بھی نہیں ہے، وہ 400 کچھ روپیز کی ہے وہ انڈیا سے. تو ایک مطلب سامان اتنا نہیں ہے جتنا ٹیکس لگا دیا ہے. اور دیکھیے آپ تو یہ آپ کا ایک ایگزامپل ہے، بٹ اف یو آر نیگوشیٹنگ ود دی IMF آپ کو دکھانا ہوگا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. IMF از ناٹ کنسرنڈ کہ آپ کے ساتھ جاتی کیا ہو رہی ہے. They want to see in a mathematical model کہ how will Pakistan generate revenue to run itself. آپ کا پیسہ ہی کہیں سے نہیں آتا. آپ کی انکم ٹیکس کی چوری جو ہے
ارے کون ٹیکس پے کرتا ہے؟ ہر ایک نے رکھا ہوا کسی نہ کسی کو ٹیکس بچانے کے لیے. جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کا کٹ جاتا ہے ایٹ سورس. میرا تو آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے, ہاں مجھ سے تو بس پوچھتے بھی وہی ہے. باقی آپ جن کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, جن کی بزنس ہے, یا نہ آپ کے یہاں میرے خیال آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو جی ایس ٹی یا سیلز ٹیکس وغیرہ جو وہ ہے, اس کا ڈائریکٹ اسٹیٹ کو ریونیو جاتا ہے وہاں سے. اس میں کتنی چوری ہوتی ہے. آپ کے یہاں کیش اکانومی ہے, اگر سارا ٹرانزیکشن کریڈٹ کارڈ پہ ہو, اس پہ ہو, ایٹ لیسٹ یو کین ٹریک. تو کیش اکانومی کے اندر تو یہی ہوتا ہے نا, ڈیمونیٹائزنگ لائک دی انڈین 500 روپی نوٹ would be one answer, but it creates chaos. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گی کہ یہ there are certain rights and responsibilities and the governing class, جس کو آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, میں کسی اور کو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں. وہ ایوب خان کے زمانے سے وہی 22 خاندان کا رونا تھا. وہ پتہ نہیں کو 2200 ہو گئے ہوں گے, لیکن they run the affairs. They can manipulate anything they wish to. جو زمیندار کلاس ہے اس پہ انکم ٹیکس شاید نہیں ہے, ایگریکلچر انکم پہ. تو آپ ایک انجسٹ سوسائٹی کے اندر جو ایک قدم اس کا میڈیول ٹرائبلزم میں ہے, دوسرا جو ہے وہ ڈسکو ڈانس کرنا چاہ رہا ہے, تو جسم کو کیا پتا چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. You know, at one stage you are completely different, and 2 منٹ بعد وہی شخص وہ اس کی سوچ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. What he says at the US embassy to get a visa is completely different than what he says to his mother or his parents کہ کہاں گئے تھے بیٹا, بس وہ قرآن خوانی تھی ایک جگہ تو وہاں ذرا دیر ہو گئی. مطلب we have it's almost like a failed state. یہ تو مانے نا, کیونکہ ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی آبجیکٹو نہیں ہے, 2 نیشن تھیوری ختم ہو گئی. تبھی تو بنگلہ دیش کین افورڈ ٹو گیو ایڈ ٹو پاکستان. انہوں نے تو ابھی سری لنکا کو بھی بھیجے پیسے. ان کو تو پتہ ہے نا کہ دے نیڈ ٹو کریٹ اے اسٹیٹ جس میں بنگال کا وہ ہو, ایک عزت ہو اس کے لٹریچر کی, ان کے لوگوں کی. دے ہیو دیٹ سینس ان مائنڈ. تھوڑا ان میں مسلم کانشیسنس بھی پاکستان کے تھرو, تبلیغی جماعتوں کے تھرو اور جماعت اسلامی سے ہو رہا ہے. But they are proud of the fact that they are the only Bangla speaking country in the world and they have to preserve their culture and everything. یہاں تو آپ کا 90% پنجابی جو ہے وہ کہتا ہے میں اردو میری زبان ہے. بتائیے, تھپڑ مار کے نہیں آپ کسی کو سمجھا سکتے کہ وہ حبس ہو رہی ہے, کہتے ہیں حبس. پاکستان کہتے ہیں, پاکستان کہہ نہیں سکتے, مار پاکستان ہے, بٹ دے آر ashamed of their language. یہ ایک کمپوننٹ ہے, چھوٹا پارٹ ہے, بٹ دنیا میں آپ مجھے بتائیے 400 نیشنلٹیز ہیں. کسی نے خود کہا کہ ہماری زبانی بڑی پیڑی مانر نوکروں کی زبان کتوں آ گئی. ایسے شرمندہ ہو کے بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ وہ چوئی صاحب کے سامنے میں نے نال پنجابی گل کی تھی, ایک مارا گا نیکسٹ ٹائم گورنمنٹ اسکول بھیجیا. دس از ہو وی آر. کوئی پشتون کو پرابلم نہیں ہے پشتو بولنے کی, کوئی سندھی کو ٹینشن نہیں ہے, نہ بلوچ کو ہے. یہ جو بیٹھا ہوا ہے ہمارا 70% 65% جہاں سے فوج بیوروکریٹ ہر کوئی, وہ تو پنجاب سے نکلتا ہے. وہیں کے لوگ شرمندہ ہیں تو پورا ملک ہی انٹروورٹ انفیریورٹی کمپلیکس میں ڈوبا ہوا. اتنا خوش ہو جاتے ہیں کسی سکھ کو دیکھ کے, کرتارپور کرتارپور. سر یہ لوگ اگر اس میں ہے, یعنی اکانومی جو ہماری جس طرح سے خراب ہوتی گئی, اس میں صرف آپ سمجھتے کرپشن ہی ہے مین ریزن جس کی وجہ سے یہ چائنا کے چنگل میں پھنسے ہوئے؟ وہ تو چائنا میں تو وہ پھنسے ہوئے لوگ جن کو بلوچستان لوٹنے میں مزہ آ رہا ہے. مطلب یو گیٹنگ گڈ انٹرنیشنل ویجز. The Chinese have moved the prisons to Pakistan. ان کا لیبر جو ہے ان کو فری پڑتا ہے. آپ کی تو کمپنیاں کمپیٹ بھی نہیں کر سکتی. ایک پروجیکٹ ہے فار ایگزامپل, چلے 100 میل کا ٹکڑا ہے, گوادر سے تربت تک کی سڑک بنانی ہے. چائنیز کو فری لیبر پڑ رہا, آپ کو تو ہائر کرنا پڑے گا کسی کو. آپ خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں اپنے پاس سے, اور وہ وہاں جا کے
नवाज शरीफ भी क्या आए थे ना, यू आर द माउंटेन एंड द डीपेस्ट ओशन एंड पता नहीं क्या क्या। ये तो कहते हैं कि सी पैक से पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। अब देखिएगा ना किस्मत कैसे बदलती है। अभी श्रीलंका की भी किस्मत बदली थी ना, जब चीन जब वो हम बच्चे थे तो ये सोचते थे टांगे में जो टांगा चलाने वाला है वो तो खींचता है और घोड़ा आगे भागता है, ये घोड़ा तो पीछे जाना चाहिए। लॉजिकली इफ यू आर पुलिंग अ हॉर्स बैक, द हॉर्स शुड गो बैक। वो खींचते हैं और घोड़ा आगे जाता है। तो ये पाकिस्तानियों के अभी इस खोपड़ी में अभी बैठा नहीं है कि पतंग के पेच लड़ते हैं ढील के से भी, खींचने से कट जाती है तार। तो अभी जब वो मांगेगा ना बड़ा पादरी जो बैठा हुआ ऊपर, तुम लोगों को भी आके वीगर बनाता हूं मैं, जरा सबको बंद करके। कितना, कोई 10 लाख मुसलमान को जेल में रखा, पाकिस्तानी इतने खुश हैं, अल्लाह के इतना अच्छे दिखने की, शक्ल से मुसलमान लगते भी नहीं वीगर। ये कहाँ के मुसलमान हो गए? मैंने हज में सुना है लोगों को कि कालों को मुसलमान किसने किया यार, हज नहीं करना आता, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। ये when you have a nation that has no basis, देखिए मैंने आपसे कहा 2 nation theory is dead। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उन्होंने अपना नाम बांग्लादेश कर लिया। ये बाकी बकाए और जो है जिहाद, ये क्या करेंगे? बलूचिस्तान doesn't want to stay with you। आप सिंध में जाइए, महाज की मूवमेंट चल रही है, सिंधी नेशनलिज्म इज ऑन द राइज। आपने पश्तून मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जेलों में बंद किया हुआ है, कोई सुनता नहीं है। वो देखे ना, अली वजीर को 2 साल से बंद। बताइए, और खुशी बड़े हाँ जी सेट करे। अच्छा, वो अच्छा खासा आदमी पंजाबी अजीब से बोल के गालियां देता है फौजियों को, जो अफसर होता है। दे थिंक दैट इट इज अ बिग थिंग कि उसने फौजी कमांडर। अरे तुम, पीपल विल राइज अप समडे कि ये कैसा मुल्क चला रहे। इकोनॉमिस्ट कौन है आपका? जो आया भी वो भाग गया, वो उसको नहीं भगा दिया था कि ये तो कादियानी है, ये तो यहूदियों का एजेंट है, ये तो खा जाएगा, वो भाग गया। लानत है ऐसी इकोनॉमी पे। यानी क्राइटेरिया देखिए ना, बंदा इकोनॉमिस्ट है या नहीं है। अयूब खान के जमाने में वो शोएब साहब थे, एक वेरी अकम्प्लिश्ड इकोनॉमिस्ट, ही वाज ब्रॉट इन एज फाइनेंस मिनिस्टर। लोग पता नहीं अजीब अजीब इल्जामात लगाते थे उसके। आई वाज वेरी यंग, 15, बट मुझे ये होता था कि somebody qualified who can put things on track and मैक्रो इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स समझता है, तो वहाँ टेंशन किस चीज की है? आपको पता है सर, पंजाब के एक इलाके में अभी इस ईद जो चल रही है अभी 2 दिन से, 5 लोगों को अरेस्ट करके इन्होंने जेल में डाल दिया है इस जुर्म के ऊपर कि वो कादियानी थे और कुर्बानी कर रहे थे, अपने घर के अंदर कुर्बानी कर रहे थे, बाहर। एक तो कुर्बानी करने वाले को वैसे ही बंद करना चाहिए। बेटे की करे ना कुर्बानी, अल्लाह ताला आके खुद ही बचा लेंगे। किस हकीम ने कहा था? यहूदी करते हैं क्या इसहाक के नाम पे कुर्बानी? उनको तो कई हजार साल पहले समझ में आ गई कि सिंबॉलिक चीज अब खत्म करो, तो दे स्टॉप सैक्रिफाइसिंग दी गोट इन ट्रेडिशन। हम लगे हुए नहीं, हम तो फ्रीजर खरीद लेते हैं, बड़े बड़े फ्रीजर आ जाते हैं। पाकिस्तान में फ्रीजर के दाम बढ़ जाते हैं इससे पहले, क्योंकि पूरा बकरा काट के उसके अंदर बिठा देते हैं, खाते रहते पूरे साल। मैं सही बता रही हूँ, आई स्वेयर, मैं सही बता रही हूँ, ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो खैर हमारे जमाने में फ्रीजर नहीं थे, तो हम तो खैर रिसीविंग एंड पे थे। जरा गरीब सी फैमिली थी, तो अम्मा भेज देती थी साइकिल पे, वहाँ जाओ फलानी खाला इधर उधर गोश्त जमा करके लेके आओ। तो बिल्कुल यतीमों मस्कीनों की तरह मैं चला जाया करा था। नहीं, हमारे तो बहुत जानने वाले हैं जो फ्रीजर खरीदते हैं, बड़े फ्रीजर ले लेते हैं या फ्रीजर बदल लेते हैं अगर 2-4 साल पुराना हो, और फिर जो कुर्बानी बकौल उनके होती है वो सारी की सारी उनके फ्रीजर में आपको मिलती रहेगी महीनों। कोई ऐसा कभी खबर छपी कि किसी पाकिस्तानी ने कहा हो कि मैं जानवर नहीं ज़िबा करूंगा? वो खुद ज़िबा हो जाएगा, कह के देखे। Really? It's that bad? और क्या, इस तरह से अगर कोई बात करेगा। मैंने अभी सिर्फ ट्विटर पे लगा दिया था कि मुझे पसंद नहीं है ये त्योहार, मैं मनाती नहीं हूँ, तो मुझे इतनी जो है वो अजीब अजीब मैसेजेस आ रहे हैं, बुरा भला कहा जा रहा है, तो कहते रहे। लेकिन ये कि हैं लोग जो इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से करते हैं। मैं तो नहीं करती कुर्बानी, मैं I've never मैं किसी को लाने देती हूँ घर में।
बिल्कुल नहीं, अपने नहीं, पास आई हैव रखो जो नेवर, है। मैं तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन, मेरी छोटी बेटी तो ऑटिस्टिक है कि उस पे क्या गुजरेगी इफ शी फाइंड्स आउट कि अच्छा, फिर वो कहते हैं, अरे वैसे तो रोज आप गोश्त खाते हैं। हुँ, भैया को ऐसा कोई बड़ा काम थोड़ी करते हैं। अगर सिविलाइज्ड होते हम सब तो वेजिटेरियन ही होते ना। यानी एक पूरे 5000 साल से लोग वेजिटेरियनिज्म के बाद उनके अकम्प्लिशमेंट देखें और गोश्त खाने वालों की देख लीजिए। तो कम से मैं कम 2 मतलब परसों रात से मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि हमारे सारे मोहल्ले ने बकरे ले रखे हैं और उनकी आवाज़ें रात को आती रहती हैं, ओह माय चिल्लाने की। तो वो मेरे नाना होते थे तो वो कहते थे इनको छुरियाँ नज़र आती हैं बेटा बकरों को इसलिए चिल्ला रहे होते हैं। तो हाँ, इससे हमें भी ये बताया गया। लेकिन फिर बाद में उनकी योजनियाँ नज़र आती हैं, पड़ी हुई सड़क पे इधर-उधर। इतना बिल्कुल, गंद होता था, माय गुडनेस मैन! क्या हो गया हमें? एक दिन पाकिस्तान में ये तय हो कि हम नहीं मानेंगे, ये तमाम पैसे जो हैं इसको ज़कात के साथ मिला के दे दें। इट विल बी सच अ रिमार्केबल थिंग टू डू। किसी की मदद कर दें, किसी का हाउस हाँ, रेंट देना जिस तरह से महँगाई है कुछ कर लें। सीरियसली कोई नेक दिली से बात ही नहीं करता। यानी वी कुड हेल्प सो मेनी पीपल इन सो मेनी वेज। बकरा भी वो ठीक है, गोश्त-वोश्त खाते हम, लेकिन अपने घर के सामने ज़िबा होना, खून, और कहते हैं जब तक खून फव्वारे जैसा ना निकले तब तक वो गोश्त साफ नहीं होता और आखिरी और कतरा निकल बच्चों से जाए। कहते हैं बच्चों से छुरियाँ फिरवाते हैं बच्चे बेचारे भी। लेकिन सर लेकिन मैं बात हम श्रीलंका की कर रहे थे, तो हाँ, मैं जी, वो पाकिस्तान इज़ नॉट फार फ्रॉम दैट प्लेस, क्योंकि आवर रेवेन्यूज़ आर ड्रॉपिंग एंड आपकी तो साड़ी पे 33,000 की ड्यूटी लग जाएगी, लेकिन इट्स हुँ, इट्स अ बिट टू लेट। आपने पिछले कोई व्हेन आई यूज्ड टू कम 96 के बाद तो मैं नहीं आया हूँ, 96 तक भी आपकी ड्यूटी लगती थी, आप बाहर से क्या चीज़ लाते हैं, क्या नहीं लाते हैं। वो ऐसी ख़त्म हुई कि देयर इज़ पता नहीं किसने क्या सोच के इकोनॉमी को लिबरलाइज़ करने के लिए रेवेन्यू एलिमिनेट कर दिया। तो आपका जब तक रेवेन्यू नहीं होगा, टैक्सेशन सिस्टम फॉल्टी होगा, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है, कोई जो करोड़पति है, करोड़पति भी खैर इट डज़न्ट मीन मच नाउअडेज़, बट आपको पीपल हू हैव कैपिटल, यानी जिनकी लैंड है या इंडस्ट्री है या ट्रेडिंग में जो है, दे कैन गेट अवे बाय पेइंग नो टैक्स, और जो नौकरी मिडिल क्लास कर रहा है उसका कटता रहता है। तो आपको याद है सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ 1 सेकंड बस एक बोलूँगी कि आपको याद है एक ज़माने में किसी गवर्नमेंट ने कहा था कि बेवाएँ जो हैं वो टैक्स के बगैर गाड़ी खरीद सकती हैं। तो हाँ, जितने वडेरे थे पैसे वाले थे उन सबकी नानियों, दादियों जो थी उनके नाम पे गाड़ी मंगाई गई थी। फंडामेंटली इंटेग्रिटी लैक करते हम। देखिए, ये मॉरल और एथिकल वैल्यूज डोंट नेसेसरली कम फ्रॉम रिलीजन। हुँ, हमारे यहाँ कनाडा में देयर इज वेरी लो एम्फोसिस ऑन रिलीजियसिटी, लेकिन दुकानें खुली भी रह जाएं, चोरी नहीं होती, वो और है कि ड्रग एडिक्ट्स इधर उधर कभी हो जाता है, बट देयर इज अ जनरल लेवल ऑफ एथिक के ये हमारी चीज नहीं है। वॉलेट गिर गया तो पीछे आदमी देने आ जाता है, सर यू ड्रॉप योर वॉलेट। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड देखा, किसी ने ला के दे दिया कि ये सर आप काउंटर पे भूला है, फार्मेसी थी, बट इट्स नॉट बिकॉज गॉड टेल्स देम टू डू इट, या वो क्रिश्चियन हैं तो, या जू हैं या हिंदू हैं तो कोई उन्हें कह रहा है। वो सोसाइटी खुद कहती है कि ये मॉरल वैल्यूज हैं हमारे, वी डोंट नीड इंस्ट्रक्शन टू बी डिसेंट सिटीजन। नहीं यहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं लेकिन बहुत कम तादाद इंडिविजुअल नहीं है, मैस कल्चर नहीं है ये। हाँ, देखिए, ये वो इंडिविजुअल बड़ा नेक हो तो ईदी साहब थे ना, दैट्स नॉट द इशू। मुझे मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं माय वाइफ फेल डाउन एट एन इंटरसेक्शन। हमें ये नहीं पता था कि ये उबर नया नया आया था। अरे किसी ने टैक्सी बुला के हमने उससे कहा कि हॉस्पिटल तक की एम्बुलेंस कब तक आएगी, उसने कहा तो पे हो चुका। अरे किसने पे किया? बोला हमको क्या पता साहब, पाकिस्तानी था टैक्सी वाला। उसने कहा वी आर पेड सेंट बाय उबर। Somebody had paid for moving
to the hospital, and I never knew who that was. किसी ने मजबूरी देखी, he or she acted on their own moral duty to help a fellow citizen. ये तो नहीं होगा पेट्रोल छिड़क दे आपकी गाड़ी पे और कहे कितना माल है देना, you know. खैर ये हो जाता है, but then we know. आज ही मैंने एक अपने फेसबुक पे लगाया हुआ एक बच्ची जो गायब है पिछले 3-4 महीने से, तो जो अरेस्ट हुए हैं लोग, उसकी ईरानी बच्ची है, जो अरेस्ट हुए हैं वो सब हमारे देसी हैं लड़के. तो हम जहाँ जाते हैं अपना काम हम थोड़ी दिखा देते हैं. मुझे एक साहब मुझे बता रहे थे कि सऊदी अरब में रहते थे, मेरे मामू के दोस्त वगैरह थे, कहने लगे कि जी वहां जाकर मेरे फादर से कहते हैं ईमान इतना ताजा हो जाता है सऊदी अरब में कि अगर कोई सोने की चेन भी पड़ी हो या कोई जेवर पड़ा हो सड़क पे, तो लोग इधर उधर से गुजर जाते हैं, उठाते नहीं. तो मेरे अब्बू ने कहा कि हाँ वो इसलिए कि वो हाथ काट देते ना अगर पकड़े जाए, तो वो सऊदी तो नहीं छोड़ते, तो वो ईमान ताजा होना तो ना हुआ, हाँ, वो तो ईमान डर है. ताजा नहीं, आपका कराची में वही आदमी उठा नहीं लेगा. अच्छा, इसको फिर क्या कहते हैं? तभी तो हम कहते हैं कि शरिया नाफिज करो. अरे यार वहां तो हाथ सीधा हाथ और उल्टा पांव, यानी बर्बरियत ले आए आप. You need to, the system should purify yourself to do the right thing, not कि डर के कि हाथ कट जाएगा, कि उल्टे पांव को और सीधे हाथ को काट दिया, अब बंदा सारी जिंदगी टुंडा होके चला जा रहा है लुढ़कते हुए. सर पहले लोग ज्यादा रोशन ख्याल नहीं थे, मैंने नहीं देखा पहले इस किस्म की बातें होते हुए. जॉब होती है मुझे कहते देखो देखो पीछे इसने स्टैचू रखा हुआ है और ये मुसलमान नहीं है. अभी एक साहब आए हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो इज अ पारसी, वो मुझे हाँ. कहने लगा तुम पारसियों का भी रख लो, क्रिश्चियंस का भी रख लो, हिंदुओं का भी रख लो, सबका रख लो, तो तुम फिर कहना कि मैं तो सभी का रख रही हूँ, सबकी रिस्पेक्ट दिखा रही हूँ, इसलिए रखा हुआ है. मैंने वो मुझे कह रहा था मतलब मुझे बचाने के लिए कि तुम्हें मार देगा कोई मैंने बोला अगर तुम ईरान में रखिएगा. ये तो बुद्धा तो हमारा देसी आदमी था ना, तो उसकी तो बात भी नहीं, बनती है. मतलब मुझे अपनी जान बचाने के लिए हर रिलीजन का जो है कोई स्टैचू ये सिंबल रखना पड़ेगा वरना मुझे मार देंगे. ये जो सोच है ये तो पाकिस्तान में पहले नहीं थी, क्योंकि 19 देखिए मुसलमानों के लिए जो बेस्ट टॉलरेंस की सदी गुजरी है वो 1850 से लेके 1950 तक के जो 100 साल हैं, क्योंकि वी वर अंडर कॉलोनियल रूलर्स, और हमारी लीडरशिप जो थी इंटेलेक्चुअल और इंडस्ट्रियल, वो जाके जिसे हम कहते थे विलायत पास, यानी यूरोप होके पढ़ के आ गए. थोड़ा बहुत उनको समझ में आ जाता था वर्क एथिक क्या होता है, कितने बजे कितने घंटा काम करना है, क्या. दे गॉट एक्सपोज टू दिस. इंडिपेंडेंस और ब्रिटिश रूल के बाद का जो जनरेशन जो एजुकेटेड थी कराची या लाहौर या ढाका में अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, दे न्यू सर्टेन एथिक्स. ब्रिटिश ऑफिसर्स आप सिंध में देखिए, एक होता था, कोई करप्शन के चक्कर में नहीं पकड़ा गया. अकेला आदमी कर रहा है, उसको प्रमोशन होती थी इफ ही कैन लर्न अ लैंग्वेज, एंड ही जिसको कहते हैं हम प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक. ये ध्यान में रखिए कि इट मींस यू विल बी इनकरप्टेबल. आप रिश्वत लेने देने से आप बाहर हैं. जो कैथोलिक कंट्रीज थे वो इसलिए नहीं सक्सीड किए कि उनके यहाँ इतना बड़ा मसला नहीं था रिश्वत देना, तो पोर्चुगल गोवा तक ही रह गया, मुसलमानों से पैसे जोड़ रहे इधर उधर से. दैट इज हाउ ब्रिटेन रूल्ड द वर्ल्ड. कि उनके एम्प्लॉइज एक वर्क एथिक को उसमें उन्होंने लूटा, स्टेट ने इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं हुआ. वो जब जनरेशन खत्म हो गई तो हमें तो वो मिली जिसमें हम कहते भूखा बंगाली खाया जा रहा है, साइक्लोन पे पैसा हमारा बचपना तो उसमें गुजरा ना. आप तो खैर क्वाइट यंग, बट दिस इज हाउ वी सॉ डार्क स्किन बंगालीज, और फिर हमने जाके जेनोसाइड कर दिया उनका. हम इसी तरह आजकल बलूचिस्तान में और पश्तूनों को उसी हिकारत से देखते हैं. सिंधियों को नहीं कहते हैं सिंधी मानू है यार, ये तो अजीब कंटेम्प्ट से हम बात करते हैं. तो उसका नतीजा तो यही होगा ना कि वी डू नॉट नो हाउ टू लिव एज अ सोसाइटी. हमें किस हकीम ने कहा था कि सिंध को और पंजाब को एक ही मुल्क में होना चाहिए. ना जबानें उनकी एक, ना कल्चर उनका एक दरिया बीचने से जाता है, लेकिन सिंध और पंजाब का तो कभी कोई
बीच में सरायकी वो पैर भावलपुर का आ जाता था, खैरपुर का, and that was it. But when you forcibly make a country based on religion, so religion doesn't determine how we even greet each other. ये तो इतने हम कराए के टट्टू हो गए कि खुदा हाफिज बदल दिया और उसको अल्लाह हाफिज कर दिया, क्योंकि ईरान जो था वो सडनली सऊदी अरेबिया नेक परवीन मुल्क बन गया तो सबने अल्लाह हाफिज कर दिया। 1000 साल से खुदा हाफिज कह रहे हैं, खत्म। मैंने कहा खत्म करो भैया, ये अभी खोमेनी के चक्कर में फंस गए। शाह होता तो हम पीछे चलते। फरादीबा भी आती थी पाकिस्तान में छुट्टियां मनाने। तो वी हैव बिकम पीपल हु डू नॉट हैव आवर ओन नेम्स। देखें, फतह लगा हुआ है, आपका काजमी लगा हुआ है, इसका कोई ताल्लुक कहीं इस जमीन से तो नहीं है ना, हमने इधर उधर चुराए। हालांकि मेरा नाम बाय द वे इज फ्रॉम संस्कृत, फर्क है वर्ड एक्चुअली जो अरबिक में गया, बट वो दूसरी बात है, कभी फिर और करेंगे। मेरा तो खैर पर्शियन है, मेरा पर्शियन है नाम आरजू। हाँ, तो आप लोग वहां से लूटने आए थे, हमारे यहाँ वाले कहीं और से आए थे लूटने, लेकिन लूटने आए थे हिंदुस्तान को। इसीलिए हमें हिंदुस्तानी नाम, कल्चर, बस खाना हमें दे दो हिंदुस्तानी, बाकी से सब नफरत करेंगे। इनसे आज भी आप अपने घर में कहना कि हम पर्शियन फूड खाएंगे, कच्चे चावल और उसके ऊपर बगैर उबला हुआ अंडा डाल के उसको कहेंगे लजीज, हो सो लजीज। कोई नहीं चाहता ठीक है खाने नहीं, मैं जाते जाते बस ये कहूंगी कि हमारे आज भी दिल्ली निहारी और बम्बई बिरयानी बनती है, तो वो जो पैकेट है उसमें बॉम्बे बिरयानी लिखा होता है और नहीं वो देखिए मैं बताऊं ना, बिरयानी बम्बई से नहीं है, वो तो सिर्फ राइम कर रहा है, ये एडवर्टाइजिंग जीनियस है। बम्बई बिरयानी आप समझ रहे हो, उसमें वजन है, तातक धन्ना, इस टाइप ये एडवर्टाइजिंग जीनियस है। डेली निहारी भी। हाँ बताइए। और वो निहार मुंह चीज जो होती थी कि सबसे सुबह खाने की, देसियों ने कहा यार ये मजा नहीं आ रहा, इसको रात को कर देते, इसमें नल्ला डाल दिया, बूदे डाल दिए, पता नहीं जो चीज है उसके अंदर, ब्रेन मसाला ये वो करके रात को 11 बजे खा रहे। जो सुबह की 50s में निहारी वाज डिफरेंट इन कराची देन व्हाट इट इज टुडे। पाकिस्तानी पंजाबी में पता नहीं नलियां, गोश्त, ये वो सब मिला के ऐसा अजीब खाना बनाया। बट आप जो हमारी बात रह गई कि क्या पाकिस्तान का श्रीलंका जैसा हशर हो सकता है, इट इज पॉसिबल, नॉट लाइकली, बट इफ दिस ट्रेंड गोज ऑन इट इज पॉसिबल। आपकी साड़ी पे जो ड्यूटी लगी है, इससे ये इशारा मिल रहा है कि शायद किसी को होश आया है। वो वो आपको लेकिन बाहर से जो चीज आती है आपके फायदे के लिए, तो आपके थ्रू स्टेट को भी कुछ मिलना चाहिए ना, एवरीवन। तो टैक्सेशन को अवॉइड से मॉडर्न स्टेट्स नहीं चल सकते। तो ये समझिए इट इज योर कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट, और नेक दिली सी दे दीजिए 33,000, ऊपर वाला और देगा। मैं दे दूंगी क्योंकि वो 14th को लेकर आएंगे, तो वो बुक और साड़ी मुझे मिल जाएगी, तो फिर मैं 33,000 दे दूंगी। ये और बात है कि ये मुझसे बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, ये और बात है। हाँ बहुत ठीक शुक्रिया, बिल्कुल, व्हाई नॉट। और अच्छी बात यह है कि बुक आ रही है, जैसे पाकिस्तानियों को कहा जाता है, आप भी कहते हैं कि पढ़ते नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है और मैं बुक्स पढ़ रही हूँ। आप एक चीज समझे, कुछ भी पढ़े, लेकिन अगर दिन में आपने 20-25 पेज नहीं पढ़े, यू वेस्टिंग योर ब्रेन। कोई किताब उठा के इंडेक्स से कोई पॉइंट ऑफ व्यू लें, दैट इज हाउ पीपल से वी गेट टायर्ड रीडिंग। मैंने कहा यू गो टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स, गो टू द इंडेक्स, फाइंड अ पेक्यूलियर, देखो 4-5 पेज जहां जहां वो जिक्र है उसको आप पढ़ें, सडनली यू विल रियलाइज अरे इसके आगे पीछे क्या है। तो आदत पड़ जाती है, बट इफ यू रीड अबाउट 20 पेजेस अ डे, पाकिस्तानियों की लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि पढ़ते नहीं है। लेकिन सर अब आपकी टर्न है, क्योंकि आपने मुझे बुक भेजनी है ताकि मैं टैक्स पे करूं गवर्नमेंट को, और फिर मैं पढ़ूं भी, और नहीं कम से कम मुझे एटलीस्ट थोड़ा पढ़ने के ऊपर लगा दिया सबने, तो ये अच्छा है। जब कुछ नहीं होता तो ये लोग मुझे जो है वो व्हाट्सएप के जरिए भी बुक्स भेज देते, मेरे कुछ इतने जालिम दोस्त हैं, पीडीएफ आ रही हैं आजकल, पीडीएफ भेज देते हैं, लेकिन मुझे आपकी बुक तो पीडीएफ में नहीं चाहिए। मैं आई विल मेल इट, यू हैड सेंट मी योर एड्रेस, आई विल डेफिनेटली। कल मैं जा रहा हूँ बैंक, छोटी बेटी को बैंकिंग सिखाने,
So I will drop the book also over there. Don't worry. Please, definitely हाँ do. हाँ हाँ. Thank You Thank you take so care. much, sir. खुदा हाफिज, Thank you so खुश much. रहिए. Thank बिल्कुल. you. Thank you, sir. चलो, अस्सलाम वालेकुम.